वंदे मातरम। कश्मीर के पहलगाम पर जो आतंकवाद का अटैक हुआ उसका तो हिसाब हो गया। ईंट का जवाब हम पत्थर से दे दिया और हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर कोई मायने में खास है। इट वॉज ए लार्जली calculated, confined and target ऑपरेशन। हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, ये खास बात है ऑपरेशन में। हमने कुछ आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप को टारगेट किया। तो गिने चुने टारगेट के अलावा हमने किसी का नुकसान नहीं किया। ये जरूरी था। पाकिस्तान को सबक सिखाना हमारा जरूरी था और हमने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर का आखिरी। लेकिन ये आतंकवाद की लड़ाई ख़त्म नहीं होगा। हमने 3 दिन लड़ाई में इतना लड़ाई जोरदार हुआ, आलम इतना हुआ कि पाकिस्तान खुद अपने आप सरेंडर किया और घुटने टेक दिया। 3 दिन में इतना तबाही हुआ। तो मान लो ये महज एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये कभी भी फिर हो सकता है। इसलिए जब तक आतंकवाद को हम निस्नाबूद नहीं करेंगे, जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के जो हुआ, इसको तो खामियाजा सारी दुनिया देख चुका है। लेकिन मन में कुछ लोगों का जब ऐसा वारदात होता है, ऐसा जंग होता है, कार्रवाई होता है पाकिस्तान के खिलाफ, एक ख्याल आ जाता है पीओके। कैसे हम पीओके हासिल करेंगे? क्या सच में हिंदुस्तान पीओके हासिल कर पाएगा क्या? इस प्रकार सवाल आना तो लाजमी है। क्या महापुरुष क्रांतिकारी नेता महायोगी का सपना साकार हो जाएगा, जो अखंड भारत इनका सपना था? क्या हम फिर अखंड भारत के रास्ते में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे? तवा गरम है, रोटी सेक लेना चाहिए। इस समय का इंतजार था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? इसके लिए समय ज़रूरत होगा, धीरज रखना पड़ेगा। समय से पहले किस्मत से आगे कुछ नहीं होता है। तो ये जो पीओ के आखिरी क्या है, इसको समझने के लिए उसका हिस्ट्रिकल एंगल क्या है, जोग्राफिकल एंगल क्या है, इसको आप समझना जरूरी है। तो पहले ये जो पीओ के ये वाला हिस्सा, पीओ के जिसको कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मानते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मतलब क्या है आखिरी? इसका मतलब है कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया है इलीगली, अनएथिकल वे से, जो कि जायज़ नहीं है। हम इसको कभी भी नहीं मानेंगे। और ख़ास बात रहा कि ये ज़मीन जो जितना बड़ा भी था, वो कश्मीर का महज 1/3 हिस्सा है। और बाकी कश्मीर 2/3 हिस्सा है। इससे कश्मीर को बढ़ गया है, डिवाइड हुआ है। तो और 1962 में जब भारत और चाइना के दरमियान लड़ाई हुआ, उसी समय भी क्या हुआ, लद्दाख के कुछ हिस्सा चाइना ने कब्जा कर लिया, जिसको कि हम अक्साई चीन मानते हैं। और इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 3755 स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा ज़मीन ने चाइना ने हमसे कब्जा कर लिया इलीगली। और बात रहा पीओ के, जो बालिस्तान, गिलगिट ये इलाका का दर्शाता है। लेकिन
1963 में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दे दिया सक्सकाम वैली, वही जो काला दिखाई दे रहा वही हिस्सा जिसे कि हम सक्सकाम वैली कहते हैं, 1963 में उसको गिफ्ट कर दिया चाइना को, और जिसका एरिया लगभग 5180 स्क्वायर किलोमीटर है। तो वो भी इसमें चाइना का दखल हो गया। ये भारत के लिए शिद्दत बना हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है, फिर क्या हुआ, सीपेक चाइना ने शुरू किया। सीपेक का मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना से पाकिस्तान होकर वो ग्वादर बंदरगाह में ख़त्म होता है। ये बिजनेस के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए एक प्रकार की ग्रेटेस्ट थ्रेट है इंडिया सॉवरेनिटी के लिए, क्योंकि ये लगभग 3000 किलोमीटर का रास्ता चाइना से ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। तो इसमें इनडायरेक्टली पीओके में एंट्री हो गई चाइना का, जो हमारे लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन ये तो रहा ज्योग्राफी के बारे में, लेकिन और इसका हिस्ट्रिकल एंगल भी समझना जरूरी है। हम इतिहास की तरफ और रुख करेंगे, जो सबको समझना जरूरी है आखिरी पीओके कैसे हुआ, क्यों कश्मीर छूट गया भारत से, कश्मीर पूरा इलाका क्यों भारत ले नहीं पाया, इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है। तो इसीलिए अभी इतिहास की कंगाल ना होगा। तो पहले 1947 को जब भारत का आज़ादी हुई, बंटवारा हो गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, जिस आधार पर किया गया था टू नेशन थियरी, वो तो बेबुनियाद साबित हुआ। लेकिन उसी समय इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू हुआ। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब लागू हुआ, उसी समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे। तो इनके लिए क्या हुआ, लैप्सेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लामेंसी हुआ। इसका मतलब ब्रिटिश पार्लामेंसी खत्म हो गया, ब्रिटिश ने अपना पकड़ छोड़ दिया। तो जो रियासतें थी उनके लिए ब्रिटिश पार्लामेंसी खत्म हो गया, ब्रिटिश कंट्रोल खत्म हुआ। सो एट दैट टाइम देयर आर 3 ऑप्शंस बिफोर देम। पहला तो वो one can join with India, or one can join with Pakistan, and the last option is one can remain independent. इंडिपेंडेंट रह सकता है, स्वाधीन रह सकता है। तो ये 3 ऑप्शन सभी प्रिंसली स्टेट के लिए था। वो अपने इच्छा के मुताबिक वो भारत में ज्वाइन कर सकते थे, पाकिस्तान में भी ज्वाइन कर सकते थे, और जिसका पसंद नहीं है वो खुद भी आज़ाद रह सकते थे। तो पहले उसी समय क्या हुआ, 2 दस्तावेज महत्वपूर्ण था। क्या, एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, सहमति पत्र, जिसका सिग्नेचर करना जरूरी होता है। जो अगर इंडिया के साथ जमीन और या पाकिस्तान का जमीन के साथ ज्वाइन करना चाहेगा तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में दस्तखत करना पड़ेगा। और भी एक्शन उनके लिए प्रावधान था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में कि
वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसके तहत खुद कुछ समय विकल्प दिया जाता है, वो ना उनके ओर से कुछ प्रयास होगा ना दूसरे की ओर से कुछ प्रयास होगा, कुछ समय तक वो स्थिति बरकरार रहेगा। वही प्रकार के स्टाटस को मेंटेन रहने के लिए उसमें दर्शाता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो उसी समय 565 रियासत में खासकर कुछ रियासतें फैसला लेने में कंजूसी दिखाई और हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन जितना तारीफ किया जाए कम होगा। भारत ने इस मौके को काफ़ी अच्छी तरह निभाया और उन्होंने उसके सामने जो चुनौती भरा समस्या था उसको हल करने में आगे बढ़कर हिस्सा लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर जो थे। भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वीपी मेनन और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इनका रोल काफ़ी अहम था और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जितना तारीफ किया जाएगा वो कम हो जाएगा। ही वॉज एन आर्टिकेट ऑफ इंडियन यूनिफिकेशन। वो रियली वो एक हीरो थे। उन्होंने अपनी कड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें 3 रिलक्टेंट स्टेट्स, खासकर ऐसा तो पहले आवाज़ बुलंद किया ट्रावनकर, लेकिन बाद में 3 रिलक्टेंट स्टेट्स ज्वाइन नहीं किया। इंडिया की तरफ भी नहीं गया न पाकिस्तान की तरफ गया, और वो 3 रिलक्टेंट स्टेट्स थे, एक हैदराबाद, जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर। कड़ी मशक्क़त के बाद हमने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को तो भारत में शामिल कर पाया, जूनागढ़ को भी शामिल कर दिया, लेकिन समस्या हुआ कश्मीर में। उसी समय कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, वो एक हिंदू थे और आबादी ज़्यादातर मुसलमान कश्मीर के था। तो वो चाहते थे कि कैसे सत्ता को ज़्यादा दूर तक उसका मज़ा लिया जाए, तो सत्ता की भूख उनके ऊपर था। तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो हिंदू थे, पाकिस्तान एक मुसलमान राष्ट्र बनने जा रहा है और वो भारत की तरफ भी आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजर रहा था। तो उन्हें समझा कि आज़ाद क्यों रखा ना जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 12 अगस्त 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में साइन किया और उसमें पाकिस्तान को भी उन्होंने साइन करवाया, और लेकिन भारत इस पर थोड़ा फैसला लेने में देर की। उन्होंने उसको अटक कर रख दिया, उसको उन्होंने लटका कर रखा था, जिसके कारण पाकिस्तान में शौक हुआ कि शायद अभी तक भारत तो साइन किया नहीं, हो सके तो भारत के तरफ चले जाएगा, ऐसा उनका मन में सर्च था। तो इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि क्यों लड़ाई किया ना जाए, तो इसने लड़ाई का रास्ता चुना था। तो उसी समय शेख अब्दुल्ला, जो कि महाराजा के खिलाफ थे, उन्होंने 1946 में भी क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया था। वो विरोधी था महाराजा का, उनको उसी को जेल में डाल दिया था। तो उसी समय से ही वो महाराजा अपने आप को इनसिक्योर फीलिंग किए थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया, कबाइलों ने जब अटैक किया, मुजफ्फर नगर से होकर उरी होकर उन्होंने बारामूला तक चला आया, हालात बेकाबू हुआ और जो अटैक हुआ 22 अक्टूबर
22 अक्टूबर 1947 को कबालियों ने कश्मीर पर जो अटैक हुआ, कबालियों के आड़ में इसमें पाकिस्तान आर्मी भी शामिल थे। कबालियों जो थे उन्होंने जंगली किस्म का पहाड़ी में रहने वाला आदिवासी थे, तो उन्होंने जो इस प्रकार की हालात पैदा किया, बारामूला में तबाही मचाई। 2 दिन वहाँ लूटपाट हुआ, आग जलाया गया, लोगों को बेरहमी से मारा गया, रेप किया गया। इस प्रकार वो बेहद हालत ख़राब था, बेकाबू हुआ। ये हालात देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने फैसला किया कि किस प्रकार से इसको टाला जाए। इसने भारत को सेना की कार्रवाई के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया, तो उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको साफ मना कर दिया। बताया कि हम कैसे करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ाई करेंगे, ये तो इंटरनेशनल लाइन नियम के विरुद्ध होगा। अगर ज़रूरत है तो तुम एक काम करो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में तुम दस्तखत कर दो और भारत में शामिल हो जाओ, तब सेना कार्रवाई हो सकता है। तो मजबूरन महाराजा को फैसला लेना पड़ा और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में 26 अक्टूबर को महाराजा को 26 अक्टूबर को साइन करना पड़ा। नाइनटीन 1947 को साइन करना पड़ा, दस्तखत देना पड़ा। तो उसी समय महाराजा जो प्रस्ताव दिए थे उसी के हिसाब से 27 अक्टूबर 1947 को इस प्रस्ताव पर स्वीकार किया गया और लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे उसको स्वीकार किया। और उसके बाद क्या हुआ, सेना कार्रवाई का निर्देश दिया गया और भारत पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई हुआ। तो उसी समय क्या हुआ, भारत ने जो भी लड़ाई हुआ इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लिया और उनको खदेड़ा, तो उसको वो आगे बढ़ाया और वो दोबारा फिर लौट रहे थे। उसी दरमियान शांति का प्रस्ताव लेकर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शांति का प्रस्ताव दे रहे थे और उसने अपील किया लोगों को, दोनों देश को, कि शांति कायम रखा जाए। और उन्होंने उसी समय रेफरेंडम की बात भी बोल दिया था, जो भी एक प्रकार की एक गलत हुआ। लेकिन आखिरी में लॉर्ड माउंटबेटन ने इस मसले को हल करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक लेने की प्रस्ताव उन्होंने दिए थे, जिसके वो उसमें आखिरी उनको कामयाब मिल गया। और प्रधानमंत्री उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने इस मसले को 1 जनवरी 1948 में लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंच गए। तो इससे समस्या समाधान होने से पहले समस्या बढ़ गया। और उसी समय क्या हुआ, शांति प्रस्ताव हुआ और सीज फायर हुआ। सीज फायर होने का कारण जो जैसा स्थिति में था उसी को अपने को मान लिया उसी समय। और सीज फायर होने का कारण पाकिस्तान का वही हिस्सा जो पीए को हम कहते हैं, उसने पाकिस्तान उसको कब्जा कर लिया। तो उसी समय मौका हमने गवा दिया। 1947 में हमने जो जंग किया था उसी समय भी हमने मौका गवाया। 22 अक्टूबर 1947 को लड़ाई हुआ था, लेकिन हम 5 दिन के बाद उसका जवाब दिया। शायद उसी समय अगर हम पाकिस्तान को जवाब देते
और जैसे हैदराबाद का केस हुआ उसी तरफ अगर हम कश्मीर मसले को भी अगर ऑपरेशन करके उसको भी हम शामिल कर सकते थे। ये मौका भी हमने गंवाया। दोबारा फिर यूनाइटेड नेशन तक बात चला गया। यूनाइटेड नेशन बात जाने से पहले अगर उसी को हम निपटा लेते बात को तो इतना समस्या नहीं होता। लेकिन आज हमारे लिए पीओके के सिरदर्द बना हुआ है। फिर दोबारा हमको मौका मिला था 1965 में भी भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई। उसी समय ने पाकिस्तान का हमने 1920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भारत ने कब्जा किया था। हालांकि पाकिस्तान भी 550 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जा किया था। लेकिन 1966 में क्या हुआ, ताशकंद डिक्लेरेशन, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। इसके बदौलत फिर हमने सीज फायर किया और इस ज़मीन को हमने वापस कर दिया। हमने दरिया दिली दिखाई। हमने नीति और नियत के पर धावा आने नहीं दिया। ये भारत का नीति का हिस्सा है। तो उसके बाद फिर मौका मिला था 1971 में भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई 13 दिन में हमने उसको धूल चटाया और सर्वनाक हार हुआ पाकिस्तान का। बांग्लादेश फॉर्मेशन हुआ। कड़ी शिकस्त होने के बावजूद हमने उसी समय भी 15,010 स्क्वायर किलोमीटर जैसे एरिया उसी समय भी हमने पाकिस्तान का कब्जा किया था। और दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर हुआ पाकिस्तान की ओर से। 93,000 सैनिकों को हमने बंधक बनाया और परेड कराया। तो ये भी मौका हमने गंवाया 1971 में। और उसी समय बांग्लादेश फॉर्मेशन हुआ। ये बेहतरीन कदम था। फिर भी उसी समय भी हम चाहे होते तो पीओके हासिल कर सकते थे। वही समय भी हमने गंवा दिया। लेकिन 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट हुआ और हमने दरिया दिली दिखाई। ये ज़मीन भी लौटा दिया। आज देखो पाकिस्तान का हालत कैसा हुआ है। आज पहलगाम पर अटैक किया। पहलगाम पर जो अटैक हुआ उसका तो फजियत हो गया पाकिस्तान का। सारे दुनिया को पता चल गया कि हम अभी चुप बैठने वाला नहीं है। हमने उसको सही जवाब देंगे सही वक्त पर। तो इसीलिए अभी हालात बदल चुका है। पाकिस्तान को ये बात समझ लेना चाहिए। और जहाँ तक और एक बात 1994 फरवरी 1994 में एक यूनिवर्सली एक रिजोल्यूशन हुआ भारत की पार्लियामेंट में। और इसके तहत कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया उसको माना गया है। तो वहाँ पर भी सर्वसम्मति से उसको स्वीकार किया गया कि भारत का एक अभिन्न अंग है कश्मीर। इसीलिए पाकिस्तान पीओके खाली करे। और पाकिस्तान की जो असेंबली में अभी तक 24 सीट पीओके के लिए खाली पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमारे ओर से प्रयास जारी है और इसको हम मुद्दा बनाना चाहिए। अभी भारत का रुख बदल चुका है। भारत सरकार भी ये बात साफ कर दिया है। अभी जब बात होगा तो पीओके के बारे में बात होगा। अभी जो बात होगा टेररिज्म के बारे में बात होगा। तो इससे समय आने से ठीक हो जाएगा। लेकिन आज जिस आधार पर जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान तो एक देश नहीं लगता है। 25 साल तक उन्होंने बांग्लादेश को पकड़ नहीं पाया। आज चारों तरफ झमेला चल रहा है। सिंध में झमेला चल रहा है, बलूचिस्तान में झमेला चल रहा है, आज़ादी की लड़ाई चल रहा है। बीएलए आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा है इसमें। वो सबक सिखा रहे हैं पाकिस्तान को। 10 हैजक के बारे में कभी सुना था क्या?
तो वहाँ पर भी तहलका मच रहा है। खैबर पख्तून हो, पंजाब हो, चारों तरफ आज मुसीबत का घड़ी में गुजर रहा है, आर्थिक हालात मंदी में गुजर रहा है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान सबक नहीं सीखा और बढ़ावा दिया आतंकवाद को, तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। हम उसको सही इलाज करेंगे सही समय में। और जहाँ तक पीओके की बात है, ये कोई फर्सली एनेक्सेशन की बात नहीं है, ये तो अपना हिस्सा है। कभी भी किसी भी हालत पर वो भारत का हिस्सा रहेगा, लेकिन इसके लिए हम